हेलो दोस्त, मैं समाधान पाटिल स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल लोन डील्स में। फ्रेंड्स, अगर आपने पर्सनल लोन ली है और आपने पर्सनल लोन डिफ़ॉल्ट कर दी है या आप पर्सनल लोन की ईएमआई नहीं भर पा रहे हो या फिर आपकी परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि आप पर्सनल लोन नहीं भर सकते हो, तो ऐसे में बैंक क्या क्या कानूनी कार्रवाई कर सकती है और ऐसे में आपके क्या नुकसान हो सकते हैं, इस टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आपको गुजारिश है कि मेरे चैनल के नीचे दिए गए बेल आइकन बटन पर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इसी तरह के नए मोटिवेशनल वीडियो और अपडेट आपके लिए मैं लाता रहूँ। और वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि इसके छोटी छोटी बारीक जो चीज़ें मैं इसमें बताने वाला हूँ वो आपको पता चले। तो अगर आपने पर्सनल लोन ली है और आप पर्सनल लोन में डिफ़ॉल्ट कर दिए तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा आपके सिविल स्कोर पे। जैसे कि आपको भी पता है, जब बैंक के आप ईएमआईज नहीं भरते तो बैंक भी आपको दोहराती है कि अगर आप लोन नहीं भरोगे तो आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा। तो इसका इम्पैक्ट आप पे सिबिल स्कोर पे पड़ेगा। अगर आप पर्सनल लोन की पहली ईएमआई नहीं भरते हो, दूसरी ईएमआई भी नहीं भरते हो, यहाँ तक कि आप तीसरी ईएमआई भरने में भी चूक जाते हो, तो ऐसे में बैंक जो होती है या एनबीएफसी कंपनी होती है, अपना ये केस रिकवरी एजेंसी या कलेक्शन एजेंसीज को सौंप देती है। फिर ऐसे में आपका सामना हो जाता है रिकवरी एजेंसी के साथ। फिर रिकवरी एजेंसी आपको रात दिन परेशान करती है, आपको फ़ोन करती है, आपको मेंटली हैरेस करती है, आपकी फैमिली को हैरेस करती है। इससे आप टोटली परेशान हो जाते हो, टोटली मतलब टॉर्चर हो जाते हो। इसके बाद भी बैंकों को उनका पेमेंट नहीं मिल पाता। तो प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि आमतौर पे जो भी बैंक है या एनबीएफसी कंपनी है, शुरुआत में जब इनके केस एनपीए होते हैं तो शुरुआत में कोई कानूनी कार्रवाई या लिटिगेशन नहीं करते। ज़्यादातर के बैंक जो होती है वो समाधान की दिशा में काम करने के लिए तत्पर होते हैं। तो ऐसे में बैंक आपके साथ सेटलमेंट कर सकती है। उदाहरण के तौर पे अगर बैंक का 1 लाख रुपया बकाया राशि है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो बैंक आपको कहेगी कि आपके 1 लाख रुपया यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, तो आप लाख रुपया ना दें, हमको 50,000 रुपया भर दीजिए, ताकि हम आपकी लोन जो है वो क्लोज कर देंगे। इससे आपका नुकसान क्या होगा? जब आप बैंकों के साथ सेटलमेंट करते हो तो बैंक उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में सेटलमेंट करके डाल देती है, यानी कि आपके सिविल स्कोर में राइट ऑफ करके डाल देंगे। जैसे कि सिविल स्कोर पे मैंने 1-2 वीडियो बनाया है, उसमें हर चीज़ मैंने बताई कि राइट ऑफ होने के बाद क्या चीज़ होते हैं। तो राइट ऑफ आपके सिविल स्कोर में राइट ऑफ डाल देगी। इससे आपका नुकसान ये होगा कि भविष्य में आप कभी भी कोई भी एनबीएफसी बैंक या अन्य बैंक्स या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं ले पाओगे। इससे आपका सिबिल स्कोर टोटली स्पॉइल्ड हो जाएगा, टोटली डैमेज हो जाएगा। हाँ, इससे आपका फ़ायदा जरूर होगा कि आपकी जो भी रकम है उससे आपको राहत मिल जाएगी, लेकिन आपका सिबिल स्कोर टोटली स्पॉइल्ड हो जाएगा। उसके बावजूद अगर आपके पास सेटलमेंट करने के लिए भी पैसे नहीं है, आपके जेब में एक फुट्टी कौड़ी नहीं है, एक चवन्नी तक नहीं है, तो बैंक क्या करेगी? तो हो सकता है बैंक आपको बार बार रिमाइंडर देती रहे, रिकवरी एजेंट आपके घर पे भेजता रहे। हो सकती है बैंक फिर ये केस उनके बुक्स ऑफ अकाउंट में राइट ऑफ करके डाल दे कि ये व्यक्ति था, इसने हमसे लोन ली थी और इसने हमारा पेमेंट नहीं दिया था। जो कि मैं अभी भी बता रहा हूँ कि इससे आपका सिबिल स्कोर खराब हो जाएगा और ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। आप इन फ्यूचर में कभी भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन नहीं ले पाओगे। वो डिपेंड्स करता है बैंक पे कि अगर बैंक को छोड़ देना है या फिर फर्दर एक्शन लेना है। ज़्यादातर के 1-1.5-2 लाख के मामले में बैंक एक्शन नहीं लेती है, लेकिन अगर आपकी अमाउंट 10 लाख के ऊपर हो तो बैंक फर्दर एक्शन लेती है। तो बैंक क्या फर्दर एक्शन ले सकती है? फ्रेंड्स, आप जब भी पर्सनल लोन लेते हो या पर्सनल लोन लेते हो तब पर्सनल लोन लेने के समय बैंक आपसे एग्रीमेंट करती है, और एग्रीमेंट में एक ऐसा क्लोज होता है, उसे कहते हैं आर्बिट्रेटर क्लोज। आर्बिट्रेटर क्लोज ये कहता है कि दो पक्षों के बीच में, यानी कि आपके बीच में और बैंक के बीच में कुछ डिसएग्रीमेंट हो जाता है, यानी कि असमर्थता हो जाती है, तो ऐसे में बैंक एक आर्बिट्रेटर नियुक्त करती है जो बैंक की तरफ से होता है। तो वो आर्बिट्रेटर आपको पूछता है कि आप लोन क्यों नहीं दे पा रहे हो और आप हमारी लोन कब तक भरने वाले हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, आर्बिट्रेटर जो होता है वो दूसरी सिटी से होता है। उदाहरण तौर पे आप मुंबई में रहते हो और आपने लोन मुंबई से अवेल की है, तो आर्बिट्रेटर होगा बेंगलोर से, और जब भी आर्बिट्रेशन होगा तो आपको बेंगलोर जाना होगा। इससे आपका नुकसान क्या होगा कि आपको मुंबई से बेंगलोर जाने के लिए किराया लगेगा, आपको 2-3 बार जाना होगा।
इससे आपके नौकरी धंधे पे इफेक्ट करेगा, हो सकता है आपकी नौकरी चली जाए, आप टोटली परेशान हो सकते हो। अगर आप आर्बिट्रेटर क्लोज को भी एक्सेप्ट नहीं करते हो या आर्बिट्रेटर क्लोज को भी नहीं मानते हो या आपके लोन एग्रीमेंट में आर्बिट्रेटर क्लोज था ही नहीं, तो बैंक हो सकती है कि लोकल पुलिस स्टेशन में जाके एफआरआई कर दे आपके खिलाफ चीटिंग और फॉर्जरी को लेके। हालांकि बैंक से लोन ली है तो आप बैंक से लोन लेते हो और बैंक के लोन नहीं भरते हो तो ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं माना जाता। लेकिन आपको ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है ये प्रूव करने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, हर तारीख को जाना पड़ेगा, एक लोकल वकील हायर करना पड़ेगा, वकील की फीस देनी पड़ेगी, इससे भी आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि जब आप पर्सनल लोन लेते हो तो ये लो ऑफ कोर्ट का मैटर नहीं होता है। तो अगर बैंकों ने आपके खिलाफ सिविल कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दिया तो सिविल कोर्ट आमतौर पे दो तरह के मुकदमा चलाती है, एक तो समरी सूट और सूट फॉर रिकवरी। समरी सूट में जो होता है, जो फैसला होता है वो बहुत जल्दी आ जाता है, जो भी जजमेंट आता है वो बहुत फास्टली आ जाता है। और सूट फॉर रिकवरी के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि फिर एविडेंस लाओ, फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होता है, उसमें काफ़ी लंबा समय जाता है। इसीलिए बैंक जो होती है अपना मुकदमा समरी सूट में ही चलाती है। और ज़्यादातर के मामले जो होते हैं वो बैंक के हद में ही आते हैं, बैंक के तरफ से ही आते हैं। तो अगर ऐसे में बैंक केस जीत जाता है और आप केस हार जाते हो, तो अगर सिविल कोर्ट ने रिकवरी नोटिस आपके खिलाफ जारी कर दी या ऑर्डर अटैचमेंट लगा दिए तो आपकी जो भी चल अचल संपत्ति है उसको सीज कर दिया जाएगा। याद रखिए, चल अचल संपत्ति में आपके सेविंग अकाउंट्स भी आ गए, आपकी एफडीज भी आ गई, आपकी म्यूचुअल फंड्स भी आ गए। ऐसे में जो सिविल कोर्ट होती है, सिविल कोर्ट अपना एक व्यक्ति नियुक्त कर देती है और वो व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी को बेच के आपके पास जितनी भी चल अचल संपत्ति उसका जो भी पैसा आता है वो पैसा बैंक को दे देती है। और बैंक का जितना बकाया राशि होता है वो देने के बाद जो रकम आपकी बचेगी वो रकम आपको वापस कर देगी। अगर आपके पास प्रॉपर्टी भी नहीं है, आपके पास बैलेंस ही नहीं बचा है, आप टोटली मतलब क्राइसिस हो चुके हो, आप टोटली कर्ज में चले गए हो, आप टोटली मतलब ये कर्ज के लिए आप इतने तक हो गए कि आपके पास चवन्नी तक नहीं बची, तो हो सकता है सिविल कोर्ट जजमेंट दे दे कि आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। लेकिन एक चीज़ है कि आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो निर्भर करता है आप पे। आप बैंक में जाए, बैंक के मैनेजर से, बैंक के जो भी फाउंडर से, जो भी बड़े लेवल तक बैठे हैं, तो उनको आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आप, लेकिन उसका रीज़न आपका जेन्युइन होना चाहिए, आपकी जो भी स्थिति है उसका रीज़न जेन्युइन होना चाहिए। हो सकता है बैंक आपका रीज़न मान ले और आपको कुछ समय का टाइम दे दे, या फिर आप थोड़े थोड़े करके बैंक का जो भी है पेमेंट वो आप देते रहो, लेकिन वो निर्भर करता है बैंक पे। ये तो हो गई 1 लाख 1.5-2 लाख या 10 लाख तक के लोन के लिए ये सब चीज़ें, ये जो प्रोसीजर मैंने आपको बताई, ये सब प्रोसीजर में टाइम भी जाता है। लेकिन अगर किसी की लोन 20 लाख के ऊपर हो, किसी की पर्सनल लोन 20 लाख के ऊपर हो, तो ऐसे में बैंक जो होती है ये डीआरटी में मुकदमा चलाती है। डीआरटी जो होता है डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है। डीआरटी दोस्तों एक कोर्ट होता है, जैसे कि जो बैंक्स होती है, एनबीएफसीज होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती है, भारत सरकार ने इनके लिए ये कोड बनाया है। ये कोर्ट की पावर उतनी ही होती है जितनी कि लॉ ऑफ कोर्ट की पावर होती है। तो ये कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो बहुत जल्द से आ जाता है। जैसे कि बैंकों पे बस समय नहीं होता है, बैंक जल्द से जल्द अपना जो भी पेमेंट होता है, जो भी अपनी लोन होती है, जल्द से जल्द निकालना चाहती है। तो ऐसे में बैंक जो होती है वो डीआरटी के तहत आप पे मुकदमा चला सकती है। डीआरटी में अगर मुकदमा चलता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका जजमेंट 1 महीने के अंदर आ जाता है। इसका जो भी फैसला आता है वो 1 महीने के अंदर आता है। और इसमें जैसे कि मैंने बताया कि सिविल कोर्ट में अगर रिकवरी नोटिस आ जाती है, ऑर्डर अटैचमेंट हो जाते हैं, तो डीआरटी ने भी अगर आपके खिलाफ अटैचमेंट ऑर्डर कर दिए तो वो भी आपकी चल अचल संपत्ति, जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज़ है, जो भी आपके पास है, वो सीज करके बैंकों को अपना बकाया राशि जो भी होता है वो वापस करके जो अवशेष रकम बचती है वो आपको दे देती है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आपको आखिर में बताना चाहूँगा कि जब भी आप पर्सनल लोन लेते हो
सबसे पहले आप पर्सनल लोन लेने से पहले सोच लीजिए कि आपकी फाइनेंशियली कंडीशन कैसी है, आपका कमाने का जरिया कैसा है, आप किस तरह से कमा रहे हो, और कमाने के बाद आप वो जो रिपेमेंट होता है पर्सनल लोन का किस तरह से भर सकते हो। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख के ही पर्सनल लोन लो, ताकि इस तरह की मुसीबत और परेशानी आपको ना झेलनी पड़े। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आखिर में एक ही गुजारिश है कि चैनल के नीचे दिए गए बेल आइकन बटन पे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।